चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी की खासियत ये है, मुझे अभी नहीं पता है, बट कहानी कहने वाले और कहानी लिखने वाले दोनों ही एक साथ ही सेशन में है। अगली कहानी दिनेश कर्नाटका जी की सुनाने जा रहे हैं प्रमोद जी। दिनेश कर्नाटका जी अ, एक बार तो आए थे, सुधीर जी अब मुझे का नहीं दिखे। इंटरनेट फिर गया है। प्रमोद जी आपका है दूसरा नंबर, राइट? जी जी। तो आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि कुछ नए मेहमान भी हैं और उसके बाद आप आपकी कहानी के बारे में। बस मैं अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी। ओके, बस मैं यही कह रहा था कि जिनकी कहानी प्रमोद जी सुनाएंगे दिनेश कर्नाटक जी की, वो भी इसी सेशन में है और प्रमोद जी भी इसी सेशन में है, तो अच्छी बात है ना। अब प्रमोद जी अपने परिचय और दिनेश जी के परिचय से शुरू कर सकते हैं, जैसे शुरू करना चाहें। तो प्रमोद जी को आमंत्रित करते हैं। तो प्रमोद जी आइए। तो आप शुरू करिए जी प्रमोद जी। जी, जी प्रमोद जी। हाँ जी। हाँ। म, मैं शुरू करूँ? आप सुनाई दे रहे हैं इनका, नहीं, सुधीर जी। आप जो भी अपनी बात कह के शुरू करना चाहते हैं, जैसे नमिता जी ने कहा, थोड़ा अपने बारे में आप बता दीजिए। जिनकी जी जी कहानी सुनाने जा रहे दिनेश जी, वो भी शादी सेशन में एक बार मुझे दिखे थे, अभी नहीं पता मुझे है कि लेफ्ट हो गए हैं, जी है ना। तो आप शुरू जी। करिए। और कल तक थोड़ा लग रहा था कि प्रमोद जी के दांत में दर्द की वजह से शायद सुना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बट इन्होंने हिम्मत की और दांत दर्द थोड़ा कंट्रोल हुआ, तो आई थिंक जी प्रमोद जी शुरू करिए। जी सुरेश जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं प्रमोद हूँ और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बांदा, यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। एक 26 साल की शिक्षकीय यात्रा मेरी हुई है और शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर मेरा लेखन का काम रहता है। 2 किताबें मेरी शिक्षा के मुद्दों पर आ चुकी हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में और आकाशवाणी केंद्र छतरपुर से समय-समय पर विविध रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। बस इतना छोटा-सा परिचय है। और अभी हम लोग नमिता जी की कहानी सुन रहे थे, बहुत प्यारी कहानी थी और पिछले सत्र में भी उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस था कहानी वाचन का। और आज के इस सत्र में जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये एक युवा कथाकार की कहानी है। श्रीमान दिनेश कर्नाटक जी, आप उत्तराखंड से हैं और इस समय राजकीय इंटर कॉलेज हल्द्वानी में प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। 5 संग्रह आपके आ चुके हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज्ञानपीठ से युवा रचनाकार के रूप में आप पुरस्कृत हुए हैं। हिंदी कहानी पर आपका एक शोध है। और इधर जब मैं इस सत्र के लिए कहानियाँ खोज रहा था, तो लगभग 1 दर्जन कहानियाँ मैंने चुनी और उसमें अंत में फिर मुझे ये दिनेश जी की कहानी बहुत प्यारी कहानी लगी। इसका शीर्षक है सिसोड़े झपे। और ये कहानी एक बच्चे के मनोविज्ञान पर आधारित है और ये अभिभावक, शिक्षक और बच्चा, जो ये 3 का एक त्रिकोण बनता है, किस प्रकार से बच्चा जूझता है इन तीनों से और कहाँ पर अभिभावक के रूप में या शिक्षक के रूप में हम गलती करते हैं, हमको समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ सवाल खड़ी करती है ये कहानी, इसलिए मैंने इस कहानी का चयन किया है। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इस कहानी के रचनाकार ये भाई दिनेश कर्नाटक जी आज सत्र में उपस्थित हैं और उनका भी टिप्पणी हम लोग इस कहानी वाचन के बाद लेंगे। तो मैं अपनी कहानी अब शुरू करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नया शब्द है आप सबके लिए सिसोड़े झपे। तो सिसोड़ा एक क्योंकि कहानी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, वहाँ के लोक जीवन से जुड़ी हुई है। शब्द भी कुछ इसके पहाड़ी जीवन से आए हुए हैं, लेकिन वो समझ में आ जाएँगे। सिसोड़ा एक घास है, खास घास है, एक बिच्छू घास जिसे कहा जाता है। और वो किसी को छू जाए या उसको हम किसी को मार दें, तो बिच्छू के डंक मारने जैसा दर्द होता है, लाल-लाल चकत्ते दाने उभर आते हैं। इसका आगे प्रयोग हुआ है इस कहानी में, तो ये संदर्भ आपके साथ रहेगा तो कहानी पहुँच पाएगी। और अब मैं शुरू करता हूँ।
सिसोड़े झपेट, बिच्छू घास की मार। कहानी है श्रीमान दिनेश कर्नाटक जी की। अचानक किसी के जोर से चीखने और रोने की आवाज से नींद खुली। आवाज में गहरी पीड़ा और छटपटाहट थी। हड़बड़ा कर उठते हुए एक नजर कमरे पर घुमाई तो रोशनी की कमी लगी। शाम के 6 बज चुके थे। कभी कभी शाम के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। पास के कस्बे से ज्यादा चढ़ा आया गांव का कोई व्यक्ति अपने साथ हुई नाइंसाफियों को गांव वालों को तब तक सुनाते रहता जब तक थक कर सड़क पर न पड़ जाता या उसके घर वाले उसे खींचकर घर न पहुंचा देते। मगर यह आवाज कुछ अलग तरह की थी। चीखने चिल्लाने की आवाज फिर आई। आवाज किसी बच्चे की थी। मन में शंका हुई, आवाज कहीं कमल की तो नहीं? आसपास न तो ज्यादा घर हैं और न ही किसी परिवार में कमल की उम्र का बच्चा है। आज विद्यालय की छुट्टी के समय देर हो गई थी। बाहर आकर देखा तो बच्चे, शिक्षक शिक्षिकाएं और कार्यालय के लोग जा चुके थे। विद्यालय के आंगन से एक नजर नीचे जाने वाली पगडंडी पर डाली तो कोई नजर नहीं आया। आसमान नीला था और सामने पंचाचूली की चमकती हुई दूध या श्रृंखला किसी ऊंचे कद के प्रहरी की तरह चारों ओर निगरानी करती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही सुनसान पगडंडी की ओर देखा, अकेले होने के एहसास ने घेर लिया और उदासी सी छाने लगी। छुट्टी होते ही बच्चे कैसे खुशी से घर की ओर दौड़ने लगते हैं जैसे कैद से मुक्त हो गए हों। विद्यालय से नीचे की ओर उतरते हुए मैं सोच रहा था। बांस के घने पेड़ों के बीच स्थित गांव के मंदिर से आगे निकलकर अपनी प्रिय जगह पर पहुंचकर मैं रुक गया। इस जगह से 3 दिशाओं का असीम विस्तार मन को उल्लास से भर देता। लगता जैसे आप आसमान से धरती की ओर देख रहे हो। यहाँ से रोड पर पहुंचे बच्चे पक्षियों के झुंड की तरह अपने गांव की ओर बढ़ते हुए नजर आते। मगर आज तीनों दिशाएं सूनी थी। ये पहाड़ के बच्चे हिरन की तरह कुलाचे मारते हुए मिनटों में कहां से कहां पहुंच जाते। इनके आने जाने, चीखने चिल्लाने, खेलने कूदने से पहाड़ जीवंत हो उठते। इनके आसपास न होने से पहाड़ किस कदर सूने और उदास हो जाते हैं। कुछ लोग दूर खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे थे। मेरे सड़क पर पहुंचने तक गांव सन्नाटे से घिर चुका था। गांव की एकमात्र भरी पूरी दुकान पर रोज ही कमल से मुलाकात हो जाती। दुकान में गांव के नौजवान कैरम खेलते, बुजुर्ग अखबार पढ़ते, ताश खेलते या दुकान खुलने के साथ ही चलते रहने वाले टीवी पर नजर गड़ाए हुए नजर आते। कमल काउंटर के इर्द गिर्द कुछ इस तरह दुबका रहता कि एकाएक नजर नहीं आता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा वह घर के लिए कोई सामान लेने आता है। फिर ख्याल आया रोज सामान थोड़ा खरीदता होगा। दुकान में बच्चों का क्या काम। बाद में समझ आया वह टीवी के कार्यक्रमों का मुरीद है। यहाँ वह बिल्कुल भी बात नहीं करता था, बल्कि देखे की अनदेखी करता था। यही कमल अगर शाम को घूमते हुए देख लेता तो तपाक से हाथ पकड़ते हुए, सर घूम रहे हो, जरूर पूछता। दुकान पर उसका ध्यान अर्जुन की तरह टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर होता। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की थी कि उसको छूकर उसकी प्रतिक्रिया देखूं, मगर मेरी इस हरकत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जोर से हिलाने पर वह भूल जाता कि आप उम्र में उससे बड़े हैं या शिक्षक। वह गुस्से से भरकर ऐसे देखता जैसे किसी ऋषि की तपस्या भंग कर दी गई। एक दिन तो वह रोड के दूसरी ओर
बगुले की तरह एक टांग के ऊपर खड़ा होकर टीवी पर नजर गड़ाए हुए। पता चला दुकान वालों की शिकायत पर उसके मामा 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कान पकड़कर घर तक पहुंचा आए। चीखने चिल्लाने की आवाज फिर से आई। क्या हुआ होगा? दिल धड़कने लगा। जरूर कमल ने कोई गड़बड़ की होगी। कमल की नानी का घर मेरे कमरे से 10-15 कदम की दूरी पर है। ये पहाड़ी ढंग का पुराना घर है। गांव में अब लैंटर के घर बनने लगे हैं। घर अब जगह जगह से दरकने लगा था। पानी के रिसाव के कारण छत पर तिरपाल डाल दिया गया था। मेरे कमरे से उनके बाहर बंधे हुए मवेशी तथा बरामदा नजर आता, जिसके कोने पर बैठकर कमल सुबह सुबह जोर से पहाड़े या ए फॉर एप्पल का रट्टा लगाता। मुझे बाथरूम की ओर जाते हुए देखकर वह जोर से नमस्कार सर कहना नहीं भूलता, जैसे किताब की ओर से टकटकी लगाकर मेरी ओर ही देख रहा हो। मुझे बहुत जल्दी में समझ आ गया था कि कमल का यह अनुष्ठान पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सुबह सुबह अपनी आमा को प्रभावित करने के लिए। अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से काफी होशियार है कमल। उसे किसी से कुछ भी पूछने या कहने में संकोच नहीं होता। नमस्कार कमल, कैसा है? अभी मेरा जवाब पूरा भी नहीं होता। मैं सही हूँ सर, आप कैसे हो? वह अगला सवाल डाल देता है। अगर मैं जवाब देने में देर कर देता तो वह एक और सवाल पूछ लेता, खाना बना लिया सर? जवाब दिया तो ठीक, वरना उसका अगला सवाल होगा, आज क्या बनाया? इसका जवाब दिया तो वह बगैर देर किए अगला सवाल पूछ लेगा, आज घर जाओगे सर? धीरे धीरे उसके इन सवालों से बचने के लिए मैं उसे नजरअंदाज करते हुए बाथरूम में घुस जाता। कमल भी इस बात को समझने लगा था, इसलिए अब वह चिल्लाकर नमस्कार सर नहीं कहता। कमरे से बाहर आकर मैं कमल के बरामदे की ओर देखने लगा। कमल कच्छे में था और उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके मामा अब से और करेगा ऐसी गलती, कहते हुए उसे सिसोड़ा झपकाते जा रहे। कमल का शरीर सिसोड़े की मार से बरबरा रहा था और वह मामा की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था, जैसे मुर्गी कत्ल के समय फड़फड़ाती है। सिसोड़े की मार से बेहाल हुआ कमल जोर जोर से चिल्ला रहा था, माफ कर दो मामा, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। कमल के रोने चिल्लाने का उसके मामा पर कोई असर नहीं हो रहा था। लग रहा था वे उसकी किसी हरकत से काफी नाराज थे। कमल की हालत देखकर तथा उसका दर्द भरा रुदन सुनकर मैं बेचैन हो उठा। एकाएक मेरी आंखें नम हो गईं। कमल छुटपन से ही अपनी नानी के घर में रह रहा है। साल 2 साल में अपने माता पिता के पास चला जाता है। उसका घर गर्म पानी की ओर है, जहां उसके पिता मजदूरी करके जैसे तैसे उसकी माँ तथा बाकी बच्चों के साथ गुजर बसर करते हैं। कमल की नानी तो जैसे काम करने की मशीन है, जब देखो किसी न किसी काम में जुटी रहती है। सुबह उठकर गाय भैंस को बाहर बांधने, उनकी सानी पानी करने, नहाने धोने, भोजन बनाने, खेतों में काम करने, जानवरों के लिए घास लाने जैसे कभी न खत्म होने वाले कामों में दिन भर खिड़की की तरह घूमती रही। पिछले ही साल लंबे समय से बीमार चल रहे उसके पति की मृत्यु हुई। अब वो बड़ा लड़का घर से कुछ दूर सड़क किनारे पिता की चाय की दुकान चलाता है। दूसरे घर की खेती बाड़ी के साथ इधर उधर जो काम मिल गया कर लेता है। एक लड़का की शादी कुछ साल पहले भावर की ओर ठीक ठाक घर में हुई थी, मगर पिछले साल ही एक दुर्घटना में
जमाई की भी मृत्यु हो गई। दुख दुख। 11 साल का है। बच्चे की अपनी अलग ही दुनिया होती है इस उम्र में। परिवार का दुख समझ में तो आता है, मगर व्यापता नहीं। 9 बजे के करीब वह अपने संगी साथियों के साथ स्कूल चला जाता। स्कूल से आने के बाद बच्चों के साथ खेलता, दुकान पर टीवी देखता या आमा को बताकर किसी साथ वाले घर की ओर चल देता। बगैर बताए हुए जाने पर उसकी 1-2 बार जमकर पिटाई हो चुकी थी। आस-पास होने पर आमा उसे आवाज़ लगाती रहती ताकि उसकी खबर मिलती रहे। एक-एक चक्कर वह उन शिक्षक-शिक्षिकाओं के यहाँ भी लगा आता, जो उसे भगाते नहीं थे। कभी-कभी वह मेरे कमरे में भी आता। शुरू-शुरू में उसने पूरे अधिकार भाव से मेरे सामान को उलट-पलट कर देखा और जो समझ में नहीं आया, उसके बारे में बेतकल्लुफ़ी से पूछा। उसका यह अंदाज़ मेरे लिए बिल्कुल नई किस्म की चीज़ थी। बाद में मेरी डाँट लगाने पर उसने चीज़ों को उलटना-पलटना छोड़ दिया। मेरे पास फुर्सत होती तो उसकी पढ़ाई, स्कूल तथा दोस्तों के बारे में पूछता, वरना बिस्कुट या नमकीन दे देता। वह एक ओर खड़े होकर उन्हें खाता और कुछ देर में सर मैं जा रहा हूँ कहकर चल देता। कमर से होने वाली बातचीत से लगता था कि भले ही वह शैतानी में नंबर 1 है, मगर पढ़ने में अच्छा है। हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेता और गणित के सवाल भी समझ लेता था। एक बार वह हाथ में कॉपी लेकर आया और कहने लगा, सर मुझे ट्यूशन पढ़ा दो, मैं रोज आपके यहाँ आया करूँगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? मैडम लोग नहीं पढ़ाती? कहने लगा, पढ़ाती हैं। मैंने उससे कहा, फिर तुझे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल कूद और मस्त रह। मेरे यहाँ तुझे बिस्कुट, टॉफ़ी और नमकीन मिलती रहेगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ ऐसे हंसने लगा, मजाक किया। गांव में वह शरारती बच्चे के रूप में मशहूर था। जिसे देखो उसके पास कमल की शैतानी की कोई न कोई खबर जरूर होती। उसे मिस्री बहुत पसंद है। चलते फिरते लोगों से मिस्री दिलवाने की मांग कर देता है। स्कूल को जाते समय उसके साथ के बच्चे मुझे देखकर उसकी शिकायत करते, सर कमल स्कूल में खूब शैतानी करता है, बच्चों से लड़ता है और गंदी गालियां देता है, मैडम लोगों को परेशान करता है। एक दिन एक बच्चे ने कहा, सर कमल नई वाली मैडम से शादी करने की बात कर रहा था। तुम लोग चिंता मत करो, उसको जोरदार डांट लगाऊंगा, कहकर मैं उन्हें आश्वस्त कर दिया। अलबत्ता उसकी शिकायतों के बारे में मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा। मैं जानता था वह हंस देगा और स्कूल जाकर शक के आधार पर किसी न किसी को पीट देगा। कमल का रोना चिल्लाना जारी था। पराए घर की बात थी, इसलिए मेरे द्वारा सीधे हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। मैं कुछ देर तक कमल और उसके मामा की ओर देखता रहा। मुझे लगा अब काफी हो चुका है। बच्चे ने कैसी भी गलती की हो, मगर उसको इतनी निर्दयता से तो नहीं मारा जा सकता। वह है तो बच्चा ही। मैंने उसके मामा से कहा, नरेश काफी हो गया, खूब सिसोड़ा लगा दिया। अरे माँ साहब, बहुत बिगड़ गया है ये, कहना ही नहीं मानता। बगल में बैठी आमा कहने लगी, सर क्या बताऊं, इतना नुकसान कर देता है, कितना समझाओ, कोई असर नहीं होता। मैंने नजदीक जाकर कमल के नंगे बदन को देखा तो दिल दहल उठा। कमल के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने उभर आए। सिसोड़े के पत्ते को मात्र छूने पर वह बिच्छू के डंक की तरह दर्द करता है। यहाँ तो उसके नंगे बदन पर उसे झपकाया जा रहा। सिसोड़े के असर के बारे में पता तो कमल के मामा को भी होगा।
कभी उसे भी किसी गलती के लिए सयानों ने सिसोड़ा लगाया हो। आज वह बड़ा हो गया है, तो अपने भांजे को उसकी गलती के लिए कैसे माफ़ कर सकता है? मेरे दिमाग में बार-बार सवाल उठ रहा था कि कमल ने ऐसा क्या कर दिया कि उस पर ऐसा कहर टूट पड़ा। पूछने पर कमल के मामा एक टूटी-फूटी टार्च ले आया। माँ साहब, 4 दिन पहले 500 रुपए की ये बड़ी वाली टार्च लाया था। लाइट जाने पर घर में बड़ी परेशानी होती थी। कल से मिल नहीं रही थी। इससे कई बार पूछा, बताने को तैयार नहीं था। आज जब सिसोड़ा लगाया तो सामने ले आया। आप ही देखिए, इसने नई टार्च का क्या हाल कर दिया है। ओह! गलती तो इसने बहुत बड़ी कर दी। अब सज़ा भी ऐसी मिल गई है कि ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। क्यों कमल, ऐसा काम फिर से करेगा? मैंने सुबकते हुए कमल को की ओर देखकर कहा। टार्च की दुर्दशा देखकर मामा ने 2 झपाके और लगा दिए। कमल चिल्ला उठा, अब से नहीं करूँगा। उसे पता है इसके अंदर क्या-क्या है? ये कैसे काम करती है? जानना था तो मामा से कहता, वो बता देते। मैंने कहा, अरे माँ साहब, जानना कुछ नहीं है, नई चीज़ को तोड़ना है बस। नरेश ने गुस्से में कहा। मेरा मन हुआ कि शिक्षक होने के नाते कमल के मामा को बाल मनोविज्ञान समझा दूं। फिर ध्यान आया, उसके मामा द्वारा मेहनत मजदूरी से कमाए गए 500 रुपए के आगे बाल मनोविज्ञान अथवा शिक्षा शास्त्र की कोई हैसियत नहीं है। हो गया नरेश, काफ़ी हो गया। इसे खूब सज़ा मिल गई है, कहकर सुबकते हुए कमल की ओर एक नज़र डालकर मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। मुझे वैसे ही खाना बनाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी। कमरे पर आकर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। रह कर कमल का नंगा बदन सामने आ जाता और एक अजीब सी झुरझुरी शरीर में होने लगती। उस दिन खाने के बजाय दूध से ही काम चला लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमल के बारे में जाने क्या-क्या सोचकर परेशान होता रहा। कमल टार्च की कार्य प्रणाली समझना चाहता था। जब अपनी जिज्ञासा को वह संभाल नहीं पाया होगा, तो उसने टार्च को खोलने की कोशिश की होगी। कैसी बेचैनी में होगा वह उस समय। जानने की बेचैनी। बच्चा चीज़ों को तोड़ेगा नहीं, तो निर्माण और ध्वंस के अंतर को कैसे समझेगा? क्या टार्च का टूटना कमल को गलत नहीं लग रहा होगा? मगर 10-20 रुपए की चीज़ को तोड़ता तो किसी को इतनी समस्या नहीं होती। 500 रुपए कमल के मामा के लिए बड़ी बात है। कमल अब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उन्हें खोलने या तोड़ने का खतरा नहीं उठाएगा। हो सकता है अब उसके भीतर ऐसी जिज्ञासा जन्म ही ना ले। रात भर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि कमल कोई वैज्ञानिक नहीं, शैतान लड़का है और उसकी शैतानी की सज़ा मिली है। इसमें भावुक होने की कोई बात नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है। बच्चा हो या बड़ा, उसे अपने गलत कामों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। मगर खुद को तमाम तरीकों से समझाने के बाद भी मेरी बेचैनी समाप्त नहीं हुई और मैं रात भर करवटें बदलता रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रमोद जी। प्रमोद जी के जाड़ में दर्द होने के बावजूद एक कहानी सुनाने का हिम्मत की। दोपहर तक भी लग रहा था प्रमोद जी सुना पाएंगे नहीं सुना पाएंगे, बट हालांकि सुबह कहा था प्रमोद जी ने कि वो सुनाएंगे, बट मैंने पूछा था उनसे, तो अच्छा है। जी, शुक्रिया प्रमोद जी। तो आप जो भी टिप्पणी इसमें सब करना चाहे 3-4 जने। पहले मधु इधर से बोल रही है, फिर निर्मला ने हाथ खड़ा किया है, उसके बाद जो भी आप पे हाथ खड़ेंगे तो खड़े करेंगे अपनी बात कहिएगा। इधर से पहले मधु, निर्मला, फिर दिलबाग जी। नमस्कार साथियों। नमिता जी की कहानी आज भी बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने कही और आज के दौर की थी कि प्रेम के अंदर जो क्रूरता नहीं देखी जाती, जहाँ प्रेम होता है वहां सब कुछ चलता है। और प्रमोद की कहानी बिल्कुल हमारे बीच से है और कहानी की शुरुआत में इन्होंने बता ही दिया था कि अध्यापक, टीचर और परिवार,
पेरेंट्स की का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस पे आधारित ये कहानी है और बहुत संजीदा तरीके से आपने कहानी सुनाई है। और इसको सुनते हुए, क्योंकि मैं भी टीचिंग में काम कर ही रही हूँ काफी लंबे समय से, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारा अपना ही अनुभव है। और इसमें बहुत ज्यादा आर्थिक पक्ष जो है माँ बाप का बहुत आड़े आता है। कहानी बिल्कुल साफ साफ और सरल शब्दों में थी। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति को जूझते हुए अपने बच्चे को दूसरी जगह भेज देते हैं। जैसे कमल को भी उसके मामा के पास जो है छोटा है, और उसके मामा की भी अपनी एक हैसियत है, बहुत ज्यादा हैसियत नहीं है, इसीलिए वो नुकसान की भी भरपाई जो है सहन नहीं होती है। और बहुत मतलब इस तरह से थोड़ा सा क्रूशियल तरीके से जो है अपने भांजे की वो पिटाई करता है। वो द्वंद की स्थिति में लग रहा है मामा, क्योंकि जी जी, उसके भी बिल्कुल हालात बिल्कुल। जो वो काफी ठीक नहीं है। और बिल्कुल हमारे बीच की ही कहानी है। मतलब ये ना, ये हम बहुत जी सुनते हैं। और बच्चा बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसकी बहुत जानने की इच्छा होती है, इसलिए वो जो है हर काम करता है, पिटाई को भी सहन कर रहा है, लेकिन वो करके भी देख रहा है। और बहुत ही अच्छी जो है ये कहानी लगी। प्रमोद जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। जी जी, बहुत बहुत आभार आपको। जी जी। हाँ, जी निर्मला, फिर दिलबाग, फिर राजश्री, फिर पूनम। जी निर्मला। नमिता जी की कहानी बहुत शानदार थी और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने सुनाई भी, और बड़े अच्छे पहलुओं को उजागर भी किया। और जो दूसरी कहानी है प्रमोद जी की, बतौर शिक्षिका मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है इस ग्रुप में कि बच्चों से संबंधित कहानियाँ आनी चाहिए, और मुझे खुशी हुई कि ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी हमारे बीच में सुनाई गई। और मुझे बार बार यही लगता है कि बच्चों से संबंधित कहानियाँ बहुत लिखी जानी चाहिए और शिक्षकों के बीच में तो अवश्य सुनाई जानी चाहिए। कल की ही घटना मैं बताना चाहूँगी। मेरे स्कूल में जॉयफुल सैटरडे मनाया जा रहा था, और बच्चियाँ अपने घर के लहंगे वगैरह ऐसे जो पहनते हैं यूनिफॉर्म के अलावा, वो पहन के आई हुई थी। और मेरी क्लास में मैंने जो डेकोरेशन की हुई थी, उसमें चमकी लगी हुई थी उस डेकोरेशन में कुछ-कुछ ऑब्जेक्ट्स पे। तो लड़कियों ने क्या किया, उनमें से वो चमकी उतार करके अपने मुँह पे लगाई ताकि वो और सुंदर दिखें। अब इस बात पे कई टीचर्स ने उनको डाँटा कि तुमने निर्मला मैडम की सारी डेकोरेशन खराब कर दी। लेकिन मुझे बड़ी हँसी आ रही थी कि ये इन्होंने कैसे सोचा होगा कि हम ये कर लें। तो मतलब मुझे क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ और प्राथमिक शिक्षिका हूँ, तो बच्चों की जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आप जैसे कहानीकारों को जो कहानीकार हैं, जो लिखते हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कहानियाँ ज़रूर लिखें, जो बच्चों की जिज्ञासाओं को ना मरने दें। वो समझा पाएँ हम टीचर्स को, बाकी टीचर्स को भी। हम्म, थैंक जी यू। जी, बिल्कुल। जी दिलबाग जी, और उससे पहले निर्मला जी, मैं सबको लिए बता रहा हूँ कि अगला पूरा सेशन हम बच्चों की कहानियों पे ही करेंगे। उसमें बच्चों की कहानी लिखने वाले और बच्चों की कहानी उन्हीं के शब्दों में उन्हीं से सुनने वाले हैं जिन्होंने बच्चों की कहानियां लिखी हैं। तो अगला सेशन पूरा इसी पे है। जी दिलबाग जी, फिर रात्रि ने हाथ खड़ा किया था, फिर पूनम जी, फिर अगली कहानी पे चलेंगे। जी हाँ, दिलबाग। प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। काफी संवेदनशील व मार्मिक कहानी है आपकी, बचपन की याद दिला दी। और इसमें एक बताया आपने कि छुट्टी के बाद जैसे जेल से छूटते हो बच्चे, वहां कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बच्चों की जिज्ञासाएं, जैसे कि यहाँ कमल की जिज्ञासा को दबाया गया, उसको बताया नहीं गया। और दूसरा पहलू भी है कि पारिवारिक स्थितियां भी ऐसी होती हैं, पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उनको दबाना पड़ता उन चीज़ों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें लेकर के आते हैं। तो उनके अंदर इस तरह की जिज्ञासाएं जब दबती हैं तो वो स्कूल को जेल जैसा समझते हैं। एक अध्यापक को नींद ना आए इस तरह के शरीर के लाल दाने
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अ, हाँ, आवाज सही नहीं आ रही है, दिलबाग जी, आपकी नेट की दिक्कत है शायद। ज्ञान को अच्छी तरह से। चलिए हाँ भाई। नहीं, आवाज कट हेलो। रही है दिलबाग जी, आवाज नहीं आ रही साफ। अभी राजश्री जी की बात सुनते हैं, राजश्री और फिर पूनम, फिर अगली कहानी पे चलेंगे, फिर बाकी कुछ साथी अगली कहानी पे टिप्पणी करें। जी राजश्री जी। बहुत सुंदर और मार्मिक कहानी सुनाई आपने। और ये जो पौधा है, इसका मैंने खुद ने भी अनुभव लिया है। हम लोग उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे, तो अच्छा मुझे तो पता नहीं था कि ये इससे बिच्छू जैसा वो दंश लगता है, पर वो अचानक से मेरे हाथ में लग गया था और मैंने वो पीड़ा सही है। तो इसीलिए मुझे मेरे वो दिन याद आ गए। उस दिन हम लोग उस यात्रा पर गए थे, तब मैं भी हाँ छोटी ही थी, तो वो पीड़ा मुझे इस बच्चे के अंदर दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पीड़ा मैंने अनुभव की है, उस वही पीड़ा उस बच्चे ने भी अनुभव की होगी। जी पूनम, दिनेश जी की टिप्पणी लेते, वैसे तो पर दिनेश जी को जाना पड़ा, मैसेज करके गए हैं वो किसी दूसरे कार्यक्रम में होने की वजह से। जी जी पूनम जी। जी सर, प्रमोद सर, आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई और बहुत ही सरल तरीके से सुनाई कि अ, इतनी धीमी आवाज लेकिन बहुत प्रभावशाली आवाज में। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि कमल जैसा जो एक पात्र है जिसके अंदर इतनी खूबियां हैं कि बच्चा बहुत उत्सुक है, उसमें इतनी सुंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें जागरूकता है, और इन सब चीजों के होने के बावजूद वो बच्चा जो है ना समझ बड़ों के बीच में रह रहा है, ये बड़े दुख की बात है। और बड़ों की बेरुखी, बड़ों की लापरवाही, बच्चों के जो एक इनोवेटिव माइंड होता है उसको खत्म कर देती है। और शायद यही इस कहानी में भी हुआ है। बहुत सुंदर कहानी थी। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी हम इसको कह सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज आपने कन्वे किया। और आई थिंक इन कहानियों के द्वारा मैं ये कह सकती हूँ, जितना ज्यादा प्रचार और प्रसार होगा, आई थिंक कहीं ना कहीं बड़े लोग भी जान पाएंगे कि उनकी क्या गलतियां हैं और बच्चे को किस तरह से डील करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। जी जी बहुत बहुत